गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह टीचर आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुले। बच्चों, हमने कक्षा 10वीं का अध्याय 6 भूगोल पुस्तक का आरंभ किया था, जिसमें हमने विनिर्माण उद्योग इस अध्याय में खनिज आधारित उद्योग ये टॉपिक चला था। बाकी 2 भाग इसके हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो सीमेंट कहाँ कहाँ पे काम आता है, जैसे कि घर बनाने के लिए, कारखानों के लिए या कारखाने बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, हवाई जहाज के जो अड्डे हैं उनको बनाने के लिए या बांध बनाने के लिए, हर एक जगह सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सीमेंट महत्वपूर्ण है। और सीमेंट में जो कच्चा माल लगता है उसमें क्या कहते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सिरका हो गया, तथा जिप्सम, इनसे मिलके बनाया जाता है सीमेंट। इनके सीमेंट बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, सिलिका चाहिए और जिप्सम चाहिए। और साथ में फिर वहाँ कारखाने में जहाँ पे सीमेंट तैयार किया जाता है वहाँ पे कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसकी इकाइयाँ, जैसे इसकी इकाइयाँ गुजरात में ज़्यादा है, क्योंकि गुजरात में इकाइयाँ ज़्यादा इसलिए रखी गई है कि वहाँ से जो खाड़ी के देश हैं वहाँ को सीमेंट आसानी से निर्यात कर सकते हैं, यानी कि समुद्री जहाज के द्वारा। तो वहाँ पे परिवहन सस्ता है, इसलिए हमारी ज़्यादा इकाइयाँ गुजरात में है। और सबसे पहला उद्योग 1904 में सीमेंट का सबसे पहला उद्योग लगा था भारत में, चेन्नई में। पहला उद्योग लगा था सीमेंट का। और जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो इसके ऊपर एक क्रांति सी आ गई कि अब तो तकरीबन हर एक स्टेट में इसकी इकाइयाँ हैं। और अब अगर देखा जाए तो जो हम सीमेंट है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव वगैरह, यहाँ पे इनकी क्या है, फैक्ट्रियाँ मौजूद है हमारे पास। और गुणवत्ता के कारण अब हमारा सीमेंट अच्छा है, अच्छी किस्म का है, तो हम पूर्वी एशिया या पूर्वी देशों में या मध्य पूर्व या अफ्रीका इत्यादि देशों को हम क्या करते हैं, सीमेंट निर्यात करते हैं। आगे है जैसे मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग, तो बच्चों अगर देखा जाए ना तो इसका बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ है। जैसे कारें और दोपहिया जो वाहन है उनको तो बहुत तीव्र गति से और अलग अलग किस्म का बनाया गया है। और इसकी जो इकाइयाँ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहाँ पे क्या किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। और इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी, जो हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है जो हमारे पास। देखो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर या टेलीकॉम, रडार, कंप्यूटर इत्यादि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारी बेंगलुरु है, वो क्या है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाई है। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र इसके कौन कौन से है, जैसे हैदराबाद में भी इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, पुणे है, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया तथा लखनऊ हो गया। और इसकी जो सफलता के कारण जो सूचना प्रौद्योगिकी है, हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, उसकी सफलता का सबसे मेन कारण क्या है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का निरंतर विकास किया जा रहा है, जिसके कारण क्या है, ये काफ़ी सफल उद्योग माना गया है हमारे यहाँ भारत में। तो आगे है औद्योगिक प्रदूषण।
तथा पर्यावरण निम्नीकरण। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। तो प्रदूषण क्या है? सबसे पहले जो प्रदूषण है ना वो कितने किस्म का है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ये सारे क्या है, या भूमि प्रदूषण हो गया, ये सारे क्या है, प्रदूषण है। और अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं, कि अधिक अनुपात में अनचाही गैसों का होना वायु प्रदूषण कहलाता है। अब देखो बच्चों, वायु प्रदूषण कैसे कैसे हो रहा है। वायु प्रदूषण जितने भी हमारे पास क्या है व्हीकल है, जितने भी हम वाहन यूज कर रहे हैं उनके द्वारा धुआं छोड़ा जा रहा है जो, या जितने भी हमारी फैक्ट्रियाँ चली है उनके द्वारा जो धुआं छोड़ा जा रहा है, या जंगलों में आग लग रही है, उससे क्या हो रहा है, जो हमारी वायु है वो प्रदूषित हो रही है, और वो क्या है हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और जितने हमारे पास फॉरेस्ट होने चाहिए, फॉरेस्ट के लिए कहा गया है कि कम से कम 33% फॉरेस्ट हर एक राष्ट्र के पास होना चाहिए, लेकिन जब भी हमारे पास 33% फॉरेस्ट नहीं है, यानी कि जंगलों का जो अंधाधुंध कटान किया गया है निर्माण कार्य के लिए, या सड़कें बनाने के लिए, या भवन बनाने के लिए जंगलों को काट दिया गया है, जिसके कारण क्या है वायु प्रदूषण बढ़ा है। उसके बाद है जल प्रदूषण। जल जो देखो जल प्रदूषण कैसे होता है। जल प्रदूषण जैसे कि मान लो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं हमारे पास, उनके द्वारा क्या होता है, जो भी उनसे निकलने वाला जो केमिकल होते हैं उनको सीधे हम नदियों में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, नदियाँ हमारी दूषित हो जाती हैं, या हम कूड़ा करकट नदियों में फेंक देते हैं, या पशुओं को नदियों के पास नहलाते हैं, या कपड़े साफ करते हैं, जो भी हम गंदा पानी लेते हैं उसको नदी में बहा देते हैं। इससे क्या है हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो पूरी तरह से दूषित हो गई है, और उनका पानी पीने लायक नहीं रहा है। जैसे इसमें तापीय प्रदूषण भी आता है। तापीय प्रदूषण ऐसा है कि जिसके मतलब कोई कारखाना है, उसका जो उससे निकलता है जो, यानी कि जो केमिकल या रसायन निकलते हैं वो गर्म होते हैं, उन गर्म रसायनों को ही हम नदी में बहा देते हैं, जिससे क्या होता है उसके जितने भी जीव जंतु है उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, या तो फिर वो मर जाते हैं। इसके बाद है बच्चों भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण भी इंसानों के द्वारा ही कूड़ा करकट इधर उधर फेंकना, इनकी सही व्यवस्था नहीं ना करना। और जैसे मान लो अगर हम खेती कर रहे हैं तो खेती करने में ही हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हम विभिन्न रासायनिक खाद्य डाल रहे हैं, उसमें स्प्रे कर रहे हैं। अब जैसे स्प्रे कर रहे हैं हम, स्प्रे से हमारे भूमि के मृदा भी प्रदूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, और वायु भी प्रदूषित हो रही है। जल कैसे प्रदूषित हो रहा है, जब बारिश होती है तो जो हमने स्प्रे की होती है, उसका जहर होता है पानी में मिलकर क्या होता है नदियों में मिल जाता है, और नदियाँ भी दूषित हो रही है। तो इनको दूषित करने का इनके मुख्य क्या है, इंसान ज़्यादा उत्तरदायी है। और उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में ऐसा बच्चों कि जितने भी वाहन है वो आवाज़ करते हैं, फैक्ट्रियाँ हैं वो शोर कर रही है, इससे क्या है हमारा जो ध्वनि प्रदूषण क्या है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो भी इंसान के लिए हानिकारक है। और इसी के ही कारण क्या है पर्यावरण निम्नीकरण हुआ है। और पर्यावरण निम्नीकरण के लिए या इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, या कैसे कैसे पर्यावरण निम्नीकरण को रोका जा सकता है। अब देखा जाए अगर जो फैक्ट्रियों से रसायन निकलते हैं तो इतने घातक होते हैं कि जैसे मान लो 1 लीटर रसायन निकले तो 8 गुना पानी को बर्बाद करेंगे, अर्थात कि 1 लीटर रसायन 8 लीटर पानी को दूषित कर देते हैं। तो सबसे पहली बात जो रसायन निकलते हैं फैक्ट्रियों से, उनके जो बाहर फैक्ट्री जहाँ पे डालते हैं नदियों में ना डाल करके अगर उनकी उचित व्यवस्था की जाए तो पर्यावरण निम्नीकरण से बचाव हो सकता है। अब जैसे मान लो ऐसे वाहन जो बहुत पुराने हैं, जो बहुत शोर करते हैं, बहुत धुआं छोड़ते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट की तो कोशिश ऐसी है कि जैसे कई बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण से बचाव के लिए 15 साल से अधिक आयु वाले वाहनों को बंद कर दिया है। तो और जैसे मान लो फैक्ट्रियाँ हैं हमारे पास, जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे भी क्या हो रहा है अत्यधिक मात्रा में स्मोक कर रही है, क्या अत्यधिक मात्रा में धुआं छोड़ रही है, तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। उनके ऊपर भी ऐसा कोई ना कोई यंत्र या संयंत्र लगना चाहिए जिससे वो कम धुआं छोड़े।
तो अगर ऐसे कदम हम उठाएंगे तो क्या है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जैसे जो जंगलों में आग लग रही है उनको भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ये अपने स्तर पे हम काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो हमें कहीं पे सफ़र करना है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना व्यक्तिगत वाहन प्रयोग करने की बजाय अगर हम सार्वजनिक वाहन का यूज करेंगे तो क्या होगा, इनके सस्ते में, और उससे क्या होगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो बच्चों ये था आपका अध्याय, इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।